नमस्कार दोस्तों, द स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा करी थी समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2013 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की। और दोस्तों, हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक प्रश्नों को हल किया था। ठीक, अब बचे हुए 71 से लेकर 140 प्रश्नों को इस पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सीधे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और उनकी व्याख्या को समझते हैं, क्या पूछा गया था और प्रश्नों का लेवल क्या था। 2013 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है। अब 71वें प्रश्न में पूछा गया था, बहुचर्चित गॉड गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल के बारे में दोस्तों पूछ लिया गया था कि कौन सा है। तो दोस्तों, हिग्स बोसन जो है वो बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। बाकी ऑप्शन जो है आपके गलत हैं। 72वें प्रश्न में बात कर रहा है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो दिए गए ऑप्शन वैसे तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है लोहा, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम, इन सब में अगर बात करें तो दोस्तों कैल्शियम ज्यादा होता है, क्योंकि कैल्शियम से हड्डियों का निर्माण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस से है, आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, पूछा गया था। तो दोस्तों, नीले प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ए ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। प्रकाश के विकिरण के कारण ही होता है आकाश का नीला दिखना। मृग तृष्णा है, तो मृग तृष्णा जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। ये भी फिजिक्स का है, प्रकाश का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जो मृग होती हैं वो देखती हैं धूप में, जब रेगिस्तान में, तो उनको पानी भरा भरा सा दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो उसे ही मृग तृष्णा कहते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों सोडियम बेंजोएट रसायन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही चर्चित रसायन है ये। और प्रकाश वर्ष मात्रक है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो होता है, देख जब पढ़ते हैं उस सुनने में तो लगता है समय का मात्रक, लेकिन ऐसा नहीं, ये दूरी का मात्रक है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो होता है, एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष का अगर हम मान की बात करें तो दोस्तों इसका मान मीटर में होता है 9.46 गुणा 10 टू दी पावर 15 मीटर। ठीक, ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। और अगर बात करें कि प्रकाश वर्ष की गणना किसने करी थी, तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रकाश वर्ष की गणना रोमन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। अर्थात ये आपका ऑप्शन सी दूरी का मात्रक हो जाएगा। वायु प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। तो दोस्तों वर्षा के द्वारा प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। और जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल होता है तो उसमें धूल, धुआं और अन्य हानिकारक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। जब वर्षा होती है तो ये सारे हानिकारक पदार्थ पानी में मिलकर आ जाते हैं जमीन पर, और जो वायुमंडल होता है वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों की पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है आपके भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन, महिपाल। तो सही जो जवाब होगा वो होगा ए पार्ट, भोज। भोज, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर भी अनेक ग्रंथ लिखी हैं। साथ ही साथ इन्होंने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर भी एक पुस्तक लिखी है। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो क्या है, किस चीज से संबंधित है। तो दोस्तों ऑपरेशन पोलो जो है वो आपका है, ऑप्शन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, सबनम अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से, हैदराबाद राज्य में। तो ये हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से संबंधित है। ऑपरेशन पोलो एक सैनिक अभियान है जिसमें भारत की स्वतंत्रता के बाद निजाम से हैदराबाद को मुक्त कराकर भारत में विलय करने के उद्देश्य से भारतीय सेना भेजी गई थी। ठीक, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ऑप्शन है ऑस्टिन, सी आर एटली और विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑस्टिन ने ये कहा था दोस्तों, गेन विले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81 जो क्वेश्चन है।
यहाँ पर क्या है दोस्तों, मिलान करना है सूची। यहाँ पर अंतरिक्षयान दिया गया है एक, और उस अंतरिक्षयान ने क्या किया है अ, उसके बारे में आपको बताना है। तो पहले ही के बारे में बात करते हैं, क्यूरियोसिटी रोवर में जो है, तो दोस्तों ये यूएसए का अन्वेषी अंतरिक्षयान था। तो आपका तीसरा पार्ट से मैच होगा। मैसेंजर की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष था, मैसेंजर। ठीक। रुस्तम वन मंगल ग्रह यान की बात करते हैं तो दोस्तों रुस्तम वन जो है वो डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान था, मंगल के लिए भेजा गया था। आकाश 2 की बात करते हैं तो दोस्तों ये टैबलेट है। आकाश 2 सबसे सस्ता जो टैबलेट बना है वही है आकाश 2 टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है आधुनिक ब्रह्मोस पराधुनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत में संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की गई है? तो आधुनिक ब्रह्मोस पराधुनिक मिसाइल जैसी जो प्रौद्योगिकी है भारत ने रूस के साथ मिलकर इसको विकसित किया है। बी पार्ट आपका सही होगा। यहाँ पर बताना है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, तो दोस्तों स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जो जीवनी है वो सुभाष चंद्र बोस जी की है। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीज पुस्तक आत्मकथा है, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर करी गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों चौरी चौरा गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी गोरखपुर जनपद में है। ठीक। और ये किस लिए फेमस है दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें कई सिपाही मर गए थे, जिंदा ही जल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें, फिर इनको कालानुक्रम के अनुसार सही गुण में व्यवस्थित करना है। लखनऊ समझौता, फिर है चंपारण सत्याग्रह, फिर है खिलाफत आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों लखनऊ समझौता सर्वप्रथम हुआ, ये कब हुआ? दिसंबर 2016 में। यहाँ पर क्या हुआ था? लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर एक हो गई थी। ठीक। तो ये इसीलिए बार बार पूछा जाता है। चंपारण जो है महात्मा गांधी का सबसे पहला अनशन था दोस्तों, और सत्याग्रह था, और ये 1917 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 13 अप्रैल 1900। फिर इसके बाद दोस्तों कौन सा है? चंपारण के बाद आया जलियांवाला हत्याकांड, ये हुआ 13 अप्रैल 1919 में। ठीक। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन, तो दोस्तों ये भी 1919 में हुआ था, लेकिन ये अक्टूबर में हुआ था, 19 अक्टूबर 1919। ठीक। इस प्रकार ये आपके सही पार्ट हो गए। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? पूछा गया सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो राजा दिलीप सिंह जो थे सिख राज के अंतिम राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो एक मिनट। हाँ, तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो है आपका बलिया। बलिया में दोस्तों समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी 19 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, जेवी कृपलानी। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार ने 1935 को स्वीकार कर दिया था? तो दोस्तों 1935 को स्वीकार किया, तो उसके जस्ट बाद जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1936, उसमें इन्होंने 1935 को अस्वीकार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों विद्युत चक्रवर्ती, रजनी कोठारी। तो रजनी कोठारी ही इस पुस्तक की रचयिता है, और ये एक राजनीतिक है। मत देने का अधिकार और निर्वासित होने का अधिकार भारत में कैसा अधिकार है?
तो ऑप्शन है आपके मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक। तो ये वैधानिक अधिकार है। ठीक, भारत में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभा में, संसद किसी एक सदन में। तो इसमें जो सही होगा वो होगा आपका डी पार्ट, संसद के किसी एक सदन में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के जो अनुच्छेद 368(2) में है। इस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किसी भी एक सदन से आरंभ की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका बिपिन चंद्र पाल, क्योंकि लाल बाल पाल जो थे वो उग्रवादी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो कॉमनवेल्थ जो पत्र है वो जुड़ा है एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्र जुलाई 1914 में प्रकाशित किया था। ठीक, यह प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र को श्रीमती एनी बेसेंट ने संपादित किया था। और नेक्स्ट देखते हैं 97। निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है सेल, बीईएल, ओएनजीसी और एनटीपीसी। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा बीईएल, बेल। ठीक, इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। और सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल और सीआईएल, गेल और आईओएल इत्यादि सभी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बीईएल जो है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। शायद कुल 14 कंपनियों को नवरत्न के रूप में दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में कुल महारत्न जो है वो 10 हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर जनगणना पूछा गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम था? दोस्तों इस प्रश्न में हम 2001 का ना जानकर 2011 के अनुसार जान लेते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपका प्रश्न में पूछे जाने की संभावना होगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों एमपी राज्य जो है जहाँ पर बाल मृत्यु दर न्यूनतम है। नेक्स्ट देखते हैं, बस 2010-11 में इसको दोस्तों करंट का, निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत करी है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत करी है, कर्नाटक राज्य। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष पूछा गया कौन होता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया जाता है, बी पार्ट में संसद द्वारा चयनित होता है, सी में उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि, नेक्स्ट है ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्न में से उस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों गरीबी रेखा का जो मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने जो समिति गठित की थी उसके अध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था सुरेश तेंदुलकर। ठीक, तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी से संबंधित है और ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं सुरेश तेंदुलकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, परिवार का उपभोग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, परिवार का उपभोग। परिवार के उपभोग व्यय को भारत में गरीबी अनुमानक के आधार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? वनों को काटना मदद नहीं करता है। तो वनों को काटना, वन रोपण, जल वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, ये मदद नहीं करेगा। 105 के बाद 106 क्वेश्चन देखते हैं,
पूछा गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। बी है, यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। खास सब्सिडी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। तो आपका दोस्तों इसमें पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा जो है कि खास सब्सिडी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है, गलत है। दोस्तों ये सब्सिडी का जो प्रारंभ किया गया है केंद्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रबंध द्वारा किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा सही यानी बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब? तो ये बी ऑप्शन सही है। 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ये 1984 में दोस्तों घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। ठीक, उसके तुरंत बाद ही ये अधिनियम अस्तित्व में लाया गया। निम्न में कौन मध्याह्न भोजन को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करती है? स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह और ठेकेदार। तो दोस्तों ठेकेदार व्यवस्थित नहीं करती, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? तो यहाँ पर आप सी रंगराजन सही है। निम्न युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जनगणना वर्ष दिया और भारत में लिंगानुपात दिया है, बताना है। 1951 में 946 था, 1971 में 930 हुआ, 1991 में 927 हुआ और 2011 में 943 हो गया। 925 ये गलत है, तो 943 सही है, यानी बी पार्ट आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि रही है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 17.11, 17.64, 16.74, 16.05। तो यहाँ पर 17.64 आपका सही जवाब है। 112 में प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, असंगठित वर्ग सामाजिक सुरक्षा योजना। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है दोस्तों वो एक सामाजिक संरक्षण नहीं कार्यक्रम नहीं है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। 113वां दोस्तों करंट अफेयर्स का उस समय का। 114वें प्रश्न में देखते हैं। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया था? तो दोस्तों तेंदुलकर समिति ने जो अनुपात आकलित किया था वो था 37.2%। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो कितना परसेंट है? 22% जनसंख्या गरीबी में है। ठीक, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी? तो इसमें आपका लक्षद्वीप था, वहां पर साक्षरता दर अधिकतम थी 2001 में भी और 2011 में भी। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप में है। 91.8% साक्षर है लक्षद्वीप। और अगर हम बात करें सबसे कम साक्षर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी है सबसे कम साक्षर, उसकी साक्षरता दर है 85.8%। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर बताना है कौन सा कार्यक्रम कब हुआ। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी 2001 में, साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की घटना में सम्मिलित नहीं है? प्रति व्यक्ति आय, नगरीकरण, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। तो दोस्तों नगरीकरण जो है वो मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता बाधक है? निम्न आय निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी जो है वो वित्तीय साक्षरता की प्रक्रिया, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सफलता में बाधक हैं।
निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका निम्न चक्रवातों में किसने, तो आपका बी पार्ट जो है भारत को प्रभावित नहीं किया था। नरगिस ने भारत को प्रभावित नहीं किया था, ये उस समय म्यांमार में आया था, बाकी ये सब भारत में आ चुके हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है? तो दोस्तों 1921 हुआ था महाविभाजन का, क्योंकि 1921 के बाद उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रण कर लिया गया था। फिर इसके बाद लगातार जो भारत की जनसंख्या है वो स्थिर दर से बढ़ती ही गई, तो 1921 जो है वो महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? ग्रामीण जलापूर्ति, सामाजिक वानिकी, प्राथमिक शिक्षा और नगरों की मलिन बस्तियों को सुधार। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है सामाजिक वानिकी, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रारंभ जो था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 1979 के बीच के अंतर्गत हुआ था। ग्रामीण जलापूर्ति, प्रारंभिक शिक्षा और नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार इस कार्यक्रम के अंतर्गत है, अर्थात जो आपका सामाजिक वानिकी है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग करना। तो दोस्तों गरीबी कम करना का संबंध पर्यावरण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है आपके 6ठी, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो राष्ट्रीय जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो ग्रामीण स्वास्थ्य के सुधार के लिए एक कार्यक्रम था। इस योजना का प्रारंभ दोस्तों 2005 में किया गया था। तो इस समय जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2002 से 2007 के बीच में 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। किस विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो यहाँ पर आपका सही होगा, व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की ये सुरक्षा करता है। आम आदमी बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो आम आदमी बीमा योजना जो है आपकी दोस्तों टी ऑप्शन सही होगा, 2 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ की गई थी। निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ करी गई थी। इसमें पूछा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है? तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को 10% करने का लक्ष्य है। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसमें आपका ए पार्ट सही होगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली, सूरत, मुंबई। तो दोस्तों सूरत जो है वहां पर भारतीय हीरा संस्थान स्थित है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन से केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डफला और डाफर। तो दोस्तों चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है, लेप्चा जो जनजाति है वो सिक्किम की जनजाति है, डाफ और डफला जो जनजाति है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश की, और डाफर जनजाति है वो गुजरात में पाई जाती है। मेघालय का पठार के बारे में पूछा गया। मेघालय का पठार भाग है, ऑप्शन है आपके हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो दोस्तों ये प्रायद्वीपीय खंड का जो भाग है मेघालय का पठार, जो कि मेघालय और शिलोंग पठार मूल रूप में प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। इस पठार को गारो, राजमहल, दर्रा प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से अलग करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो जामनगर में है। गुजरात राज्य के जामनगर जिले में क्रूड ऑयल की रिफाइनरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 वहाँ जो प्रश्न है, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रवजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कौन परिवर्तन नहीं होता है? इसे कहा जाता है स्थिर जनसंख्या, शून्य जनसंख्या वृद्धि,
गत्यात्मक जनसंख्या की स्थिरता। तो दोस्तों ये बी पार्ट सही होगा, शून्य जनसंख्या वृद्धि से कहा जाएगा जब जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों, भौतिक संसाधनों, औद्योगिक संसाधनों, सामाजिक संसाधनों। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के लिए जो है स्थायी विकास संवेदनशीलता की घटना है, अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर बांध दिए हैं, कौन सी नदी में बनाया गया है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सही है, और तलैया बांध जो है दोस्तों वो बराकर नदी पर झारखंड राज्य के कोडरमा जिले पर स्थित है। तो यहाँ पर ये बराकर नदी हो जाएगा। बाकी गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर। तो आपका जो राइट आंसर जो आपको लिखना पड़ेगा एक उसमें, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बी पार्ट सही है। तलैया सागर जो बांध कोनार नदी पर ना होके बराकर नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है आपके भटकल, अरनाला, मिनिकॉय और हेनरी। तो दोस्तों जो भटकल, अरनाला और हेनरी हैं वो द्वीप अपतटीय द्वीप हैं, तथा मिनिकॉय भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया? एनोर, हल्दिया, पारादीप, उन्हें आवास होगा। तो दोस्तों मुंबई जो बंदरगाह है उसके दबाव को कम करने के लिए नया जो पत्तन निर्मित किया गया वो है न्यावास होगा था जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ठीक, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है। तो कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का जो भाग है दोस्तों प्रश्न काल के दौरान तो 3% था, लेकिन अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो इस समय 2% जो है परमाणु शक्ति से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो है ताप विद्युत से। ठीक, और वो है 63.2% विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत से किया जाता है। अधोलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों पहाड़ी है, माउंट आबू कहाँ स्थित है इसे बताना है आपको। तो इसमें आपके 2 ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? कोडाईकनाल जो है वो दोस्तों पालनी पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ पर अन्नामलाई दिया है, तो ये आपका गलत हो गया। और नेक्स्ट जो है वो शिमला पीर पंजाल के स्थान पर धौलाधार श्रेणी पर स्थित है, यहाँ पीर पंजाल दिया है ये, जबकि धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। तो दोस्तों 2 ऑप्शन सही होने के कारण इसको आयोग ने हटा दिया था क्वेश्चन को मूल्यांकन से। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों गोदावरी जो है वो सबसे लंबी नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम नामक स्थान से उद्गमित होकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्यों से प्रभावित होते हुए मछलीपट्टनम के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर लंबी ये नदी है। ठीक, लास्ट प्रश्न है। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? तो ऑप्शन है बोकारो, दुर्गावती, कुल्टी, आसनसोल और भद्रावती। तो दोस्तों भद्रावती लौह एवं इस्पात केंद्र कोयला क्षेत्र से काफी दूर है। ठीक, ये जो है लौह एवं इस्पात केंद्र है, जबकि जो बोकारो, दुर्गापुर एवं कुल्टी, आसनसोल है कोयला क्षेत्रों के पास स्थित है। ठीक, दोस्तों ये सारे प्रश्न हो गए 2013 समीक्षा अधिकारी परीक्षा के। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।